गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो वन बाय वन टॉपिक्स की करते हैं शुरुआत। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। अब क्या है एग्जैक्टली ये बोर्ड और उसकी फंक्शनिंग्स वगैरह क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पीडीएफ आपके सामने है वो आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यू कैन सी दैट कि ये जो पीडीएफ है वो गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम एज वेल, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पीडीएफ। ये पीडीएफ के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट के में पूरा डेटा मिल जाएगा, ताकि आपको अलग से कोई नई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है अभी कंटेक्स्ट के अंदर, व्हाट इज अबाउट पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। तो अभी रिसेंटली उसकी पहली मीटिंग हुई थी बॉम्बे, दैट इज मुंबई के अंदर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ संजय मल्होत्रा, दैट इज द चेयरमैन या फिर वी कैन से द गवर्नर ऑफ आरबीआई, मेकिंग द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ न्यू पेमेंट्स गवर्नेंस फ्रेमवर्क। एक नया फ्रेमवर्क जो है उसको यहां पे शुरुआत करी है। एग्जैक्टली क्या है ये बोर्ड? द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी through which the RBI exercise regulatory and supervisory powers over payment and settlement systems in India, ताकि जो इंडिया की पूरी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है वो सेफ रह सके, एफिशिएंट रह सके, साथ साथ एक स्टेबिलिटी वहां पे आ सके इन द डिजिटल एज वेल एज नॉन कैश पेमेंट्स। इन शॉर्ट जितनी भी अभी डिजिटल पेमेंट्स वाली जो पूरी सिस्टम चल रही है, जो पूरी हमारी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है जो आरबीआई के अंडर में वहां पे काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत हुआ? तो इट इज अंडर सेक्शन 3 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी बीपीडब्ल्यूएस था, दैट इज बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसकी अगर हम बात करें तो इट ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 9 मई 2025। अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू उसको वहां पे लाया गया। उसके मेंबर्स वहां पे कौन कौन है? इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, जहां पे उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? तो बोले आरबीआई के गवर्नर, जो कि अभी संजय मल्होत्रा है। मेंबर्स में कौन कौन है? आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर इंचार्ज ऑफ पेमेंट्स, साथ साथ नॉमिनीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सपर्ट्स को यहां पे लेके बैठेंगे जिनके पास पेमेंट्स, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मार्केट की एक्सपर्टाइज है। और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो यूआईडीएआई या एनपीसीआई जैसी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ वहां पे कनेक्टेड है। उनका मेन फंक्शंस क्या रहेगा? तो इट विल ऑथराइज एंड ओवरसाइट, grants, regulates and revokes the authorization of payment system. साथ साथ it also prescribes the technical, operational and security standards for the payment systems. साथ साथ देखा जाए तो एक बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क है, सेटलमेंट फिनैलिटी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उन सबको एड्रेस करेगा। पॉलिसीज को वहां पे डायरेक्ट करेंगे, उनको वहां पे रिव्यूज में डालेंगे। साथ साथ जितने भी बोल सकते हैं कि सिस्टम प्रोवाइडर्स है और जितने भी इश्यूज वगैरह है उन सबको वहां पे वो लोग, एंड जितने भी वहां पे डायरेक्शंस वगैरह है उन सबको वहां पे इश्यू वगैरह ये करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? तो जैसा ही उसका नाम है वैसे उसका काम है। तो हमारे जो डिजिटल पेमेंट्स का पूरा जो गवर्नेंस है उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि लोगों के ट्रस्ट को और बिल्ड करे और साथ साथ पूरी सिस्टम के अंदर और वहां पे स्टेबिलिटी आ सके। The next topic that is about 1000 years survival of Somnath temple. As we all know that in Gujarat recently वहां पे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 वहां पे सेलिब्रेट हो रहा है। और ओवरऑल इसकी अगर हम बात करें तो 1026 के अंदर जब महमूद ऑफ गजनी ने वहां पे अटैक किया था और उसके बाद जो सोमनाथ को वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन उसके बाद भी, उसके 1000 साल के बाद भी आज जो है वो सोमनाथ अपनी जगह से हिला नहीं है। सो दैट इज द काइंड ऑफ सर्वाइवल ऑफ सोमनाथ टेम्पल। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो फेस्टिवल वहां पे शुरू हुआ है दैट इज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026।
उसके 1000 ईयर्स को वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए। इंडिया के अंदर देखा जाए तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे पहला वहां पे आता है सोमनाथ, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और देखा जाए तो एक इटर्नल श्राइन उसको बोला गया है क्योंकि बार बार उसको डिस्ट्रक्ट किया गया है और बार बार उसे रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया है। एग्जैक्टली कहां पे है तो गुजरात के अंदर सौराष्ट्र वाला जोन, वहां पे है वेरावळ, और वेरावळ के पास उसकी लोकेशन जिसका नाम है प्रभास पाटन। अरेबियन सी के कोस्ट के ऊपर वहां पे आपको मिलता है त्रिवेणी संगम ऑफ हिरण, कपिला एंड सरस्वती रिवर्स। 3 रिवर्स वहां पे उनका त्रिवेणी संगम जो वहां पे कंबाइन होती है, हिरण, कपिला एंड सरस्वती। एंशिएंट ओरिजिन्स की अगर हम बात करें तो इट्स रेफरेंसेस आर देयर इन द शिव पुराण एज वेल एज इंस्क्रिप्शंस suggest the worship since antiquity with multiple pre-medieval reconstructions. In 1026 CE, it was attacked by Mahmud of Ghazni और उन्होंने पूरा उस टेंपल को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया। मिडिवल के अंदर देखा जाए तो कुमारपाल है, चुडासमा राजा है, देयर इज किंग्स है, उन सब ने वापस वहां पे उसको रिबिल्ड किया, लेकिन सल्तनत के टाइम पे इसको वापस वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया। तो रिपीटेड साइकिल इसकी वहां पे चलती रही। ओवरऑल देखा जाए हिस्टोरिकली तो उसको 6 बार वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका है और हर बार उसको रिबिल्ट किया गया है, जो उसका सिंबॉलिक रेजिलियंस बता रहा है। अभी की अगर हम बात करें तो उसे चालुक्य स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, जो कि नागर स्टाइल का एक पार्ट है, उस स्ट्रक्चर में उसको बनाया गया है। इट इज, अगर उसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक लॉफ्टी शिखर, साथ साथ स्टोन कार्विंग्स जो हर एक आपको नागर स्टाइल के अंदर वहां पे मिलती है, और एक बहुत ही बड़ा सा गर्भगृह जो ज्योतिर्लिंग के आसपास आपको वहां पे मिलता है। नोटेबल इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट फ्रॉम द टेंपल्स सदर्न एरो देयर इज नो लैंड मास टिल द साउथ पोल सिंबलाइजिंग द कॉस्मिक अलाइनमेंट। अगर उस टेंपल के साउथ के अंदर, अगर उसके सदर्न पार्ट से आप पूरी पृथ्वी के ऊपर छानबीन करें तो वहां पे बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको साउथ पोल ही मिलेगा, एंड दैट इज द होल अलाइनमेंट। मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज इनिशिएटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने उसका रिकंस्ट्रक्शन करना एक सिविलाइजेशनल ड्यूटी की ओर तरह उसको माना। उसको एग्जीक्यूट किया गया बाय द आर्किटेक्ट प्रभा शंकर सोमपुरा और रीइनोग्रेटेड ऑन 11 मई 1951 बाय राजेंद्र प्रसाद। आज देखा जाए तो वो सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है और उसका चेयरपर्सन कौन है, द डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड दैट इज ऑल अबाउट सोमनाथ। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स सेकंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी को हमने इनोग्रेट वहां पे किया हुआ है। और कहां पे है ये वाली लेबोरेटरी? तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स सेकंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एंड वर्ल्ड्स फिफ्थ नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन एट CSIR NPL एट न्यू दिल्ली। अब एग्जैक्टली ये क्या है? एक एपेक्स नेशनल फैसिलिटी है, किसके लिए? फॉर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट अंडर इंडियन क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। इन शॉर्ट, एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, उसके लिए टेस्टिंग, कैलिब्रेशन एज वेल एज सर्टिफिकेशन की एक एपेक्स बॉडी जिसका नाम है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, located at CSIR NPL, that is National Physical Laboratory at New Delhi। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो मेन तो यहाँ पे है CSIR, that is Council for Scientific and Industrial Research, और उनके साथ वहां पे है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। मेन उसका टारगेट क्या है? एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है उसको एक स्टैंडर्डाइज वहां पे करना, साथ साथ जितने भी हमारी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में हम जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज, उन सबको बढ़िया तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट करना। फीचर्स में क्या क्या है? तो कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग, साथ साथ इट ऑल्सो इंश्योर्स ट्रेसेबल, एक्यूरेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरमेंटल डेटा।
It supports domestic manufacturing, startups, MSMEs, and only the UK and India, दो ही ऐसे देश है जिनके पास इस लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट। और साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलार सेल कैलिब्रेशन, तो उसकी भी वहां पे हुई है शुरुआत। एक एडवांस्ड मेट्रोलॉजी फैसिलिटी है जो सोलार सेल की हाई प्रिसीजन कैलिब्रेशन के लिए है। इट एंश्योर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड फोटोवोल्टेइक मेजरमेंट्स। इन शॉर्ट सोलर पैनल के अंदर जो पीवी मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये वाली चीज को वहां पे एस्टैब्लिश किया एट द सेम प्लेस, दैट इज ACSIR NPL. The next topic, that is all about Lucknow, and Lucknow to get India's first urban night safari. कहां पे? At कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। लखनऊ जो है वो इंडिया की सबसे पहली अर्बन नाइट सफारी कुकरेल फॉरेस्ट एरिया के अंदर वहां पे लॉन्च करने के लिए जा रहा है, मार्किंग अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एज वेल एज सिटी बेस्ड टूरिज्म। नॉर्मल इंडिया में नाइट सफारीज है, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर ऐसी सफारीज ये पहली बार वहां पे आ रही है। अ कंट्रोल्ड वाइल्ड लाइफ व्यूइंग एक्सपीरियंस विद इन द सिटी लिमिट्स, डिजाइन्ड फॉर एजुकेशन, कंजर्वेशन, अवेयरनेस एंड लो इम्पैक्ट टूरिज्म रेदर देन एंटरटेनमेंट। लोकेशन उसकी कहां पे रहेगी? तो कुकरेल फॉरेस्ट एरिया अलोंग विद द कुकरेल रिवर, जो लखनऊ के नदन आउटस्कर्ट्स के अंदर वहां पे है। एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी बहुत बढ़िया सा हो सकता है, साथ साथ इको टूरिज्म वहां पे डेवलप करने के लिए इसको लाया गया। टू अनेबल सिटी रेसिडेंट्स, फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द नॉक्चर्नल एनवायरमेंट, एनिमल बिहेवियर विदाउट ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट फॉरेस्ट। आपको अलग अलग फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं, जितने भी एनिमल्स की जो भी बिहेवियर्स है वो सब आप यहाँ पे आपको वहां से आपको पता चल सकती है। साथ साथ टू इंटीग्रेट द कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, और एक सस्टेनेबल अर्बन मॉडल वहां पे हो सके। तो नाइट लाइफ की वहां पे सफारीज वहां पे जो है उसको वहां पे शुरुआत करने की बात, विथ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड लो इंपैक्ट लाइटिंग टू मिनिमाइज द एनिमल डिस्टर्बेंस। एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन हब्स फॉर क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल एंड टर्टल्स अपग्रेडेड रेदर देन रिप्लेस्ड। जितने भी ऑलरेडी वहां पे कंजर्वेशन के हब्स थे उनको अपग्रेड किए गए, ना कि रिप्लेस। और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मिलता है, जहां पे बंबू हट्स, नेचर वॉक ट्रेल्स एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर्स वहां पे बनाए गए हैं। सो ओवरऑल ध्यान रखना है कि वो कौन सा शहर है जहां पे पहली नाइट अर्बन नाइट सफारी की वहां पे हुई है शुरुआत, एंड दैट इज ऑल अबाउट लखनऊ। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। लेकिन इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, और हमारी तीनों ब्रांच पे, दैट इज अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, तीनों ब्रांच पे आफ्टर उत्तरायण नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। तो तीनों ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। ऑलरेडी बैचेस की उत्तरायण के बाद शुरुआत हो चुकी है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम February ऑनवर्ड्स, नई बैचेस की होगी शुरुआत। किसके लिए? फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन। वी ओनली फोकस ऑन हायर लेवल एग्जामिनेशन एंड नॉट दी लोअर लेवल एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन होती है वो आपको एक हाई लेवल की प्रिपरेशन मिलेगी, जहां पे यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की एग्जाम्स को टारगेट किया जाता है, राइट। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो अभी आपको 3 फ्री डेमो सेशंस वहां पे मिल जाएंगे, और साथ साथ अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। और वहां पे आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। साथ साथ आपको बुक सारी की सारी मटेरियल जो है, वो जो आपका रीडिंग मटेरियल वो भी यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बस एक
बहुत ही बढ़िया के मोटिव के साथ आपको बस यहाँ पे आ जाना है और बाकी की प्रिपरेशन जो है वो यहीं से आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करता है, किस तरीके से आपको एक परफेक्ट गाइडेंस दिया जाता है ताकि आपकी सिविल सर्विसेज फटाफट वहां पे क्लियर हो सके। तो एटलीस्ट एक बार डेमो लेक्चर्स को अटेंड करें, एक बार देखें कि कौन से लेवल की प्रिपरेशन है। और अगर हम मीडियम की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों की आपको बैचेस मिल जाएगी अलग अलग टाइमिंग के अंदर। तो आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके मीडियम के हिसाब से आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे है। तो बस एक बार उस नंबर पे या तो कांटेक्ट करें या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म दिया है, आपको बस उस फॉर्म को फिलअप करना है एंड उसके बाद हमारा जो स्टाफ है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करेगा। तो एक बार बस जानिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, एक बार डेमोस को वहां पे अटेंड करें एंड देन आफ्टर यू कैन मेक द डिसीजन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑल अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। अब देखिए ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी एग्जैक्टली है क्या। दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है उसे फंड करने के लिए एक फैसिलिटी बनाई गई है जिसका नाम है जीईएफ। और अभी रिसेंटली उसने 52.8 मिलियन यूएस डॉलर्स को वहां पे अप्रूव किया है। किसके लिए? फॉर 4 न्यू यूएनईपी प्रोग्राम्स, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। उसके 4 नए प्रोग्राम को या फिर 4 नए प्रोजेक्ट्स के लिए 52.8 मिलियन यूएस डॉलर्स को वहां पे अप्रूव किया गया है। एक एनवायरमेंटल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जो ग्रांट और ब्लेंडेड फाइनेंस दोनों प्रोवाइड करता है। किसे? टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू एड्रेस द ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर, जब 1992 में रियो अर्थ समिट होने वाली थी उसके तुरंत पहले। मेन क्या है? कंट्री ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करो, जिससे होगा क्या? टू इंटीग्रेट द एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, ओशंस, केमिकल्स एंड पोल्यूशन। पूरी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को वहां पे स्ट्रेंथन करने की बात है बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीबीडी, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कवर अप किया जाता है, यूएनएफसीसीसी को, यूएनसीसीडी को, और साथ साथ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। इन सबको वहां पे कवर अप किया जाता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एज वेल। उसके मेन फंक्शनिंग्स क्या है? तो ग्रांट और फाइनेंस दोनों चीज वहां पे प्रोवाइड करती है और एक लार्ज स्केल को फाइनेंसिंग वहां पे मोबिलाइज करती है फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेस। इट सपोर्ट्स कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिटवीन द मेंबर्स एज वेल एज पॉलिसी कोहेरेंस। It also funds climate reporting and transparency mechanism under the Paris Agreement. एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइप की फैसिलिटीज का मेन यूजेज क्या होता है? तो एक बायोडाइवर्सिटी को फंड करने की एक बहुत ही बढ़िया से एक इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं और इतने बढ़िया से अमाउंट अभी तक उसने वहां पे ओवर द इयर्स उसने ऑलरेडी वहां पे फंडिंग वहां पे की हुई है। And it is active in 160 plus countries, improving livelihoods of millions. तो एक साइड पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज है या फिर जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज है, पोल्यूशन वगैरह है, तो इन सबको डील करने के लिए ये फाइनेंस वाली फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करती है। सो दैट इज ऑल अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक का रखेंगे। ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल करेंगे शुरुआत, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का रखेंगे।